हेलो स्टूडेंट्स, आपने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एनसीईआरटी चैप्टर 4 में पढ़ा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं तो उसको बोलते हैं क्रॉस्ड फील्ड्स। क्रॉस्ड फील्ड मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं तो नाम रखा गया क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी फील्ड में चार्ज पार्टिकल को लार्ज वेलोसिटी देने के लिए, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेशन देने के लिए हम यूज करते हैं। अब साइक्लोट्रॉन मशीन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। इस साइक्लोट्रॉन मशीन की मदद से चार्ज्ड पार्टिकल को बहुत बड़ा स्पीड, बहुत बड़ा काइनेटिक एनर्जी दिया जाता है, यानी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किए जाते हैं, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेशन दिए जाते हैं इन साइक्लोट्रॉन मशीन। अब इस लार्ज वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल का क्या करते हैं, तो लार्ज स्पीड से, लार्ज काइनेटिक एनर्जी से जब चार्ज पार्टिकल चलते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल से कभी न्यूक्लियस को हिट किए जाते हैं जिससे न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, कभी फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल को किसी सॉलिड के अंदर में घुसा दिया जाता है जिससे कि उस सॉलिड की प्रॉपर्टी बदल जाते हैं, या तो सॉलिड हार्ड कर दिए जाते हैं आयन को डाल करके, या सॉलिड को सॉफ्ट कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से हमें लार्ज स्पीड से चलते हुए, लार्ज काइनेटिक एनर्जी से चलते हुए आयन की ज़रूरत होता है। तो इस ज़रूरत को पूरा करता है साइक्लोट्रॉन, जिसमें कि आयन को, चार्ज पार्टिकल को बहुत बड़ा स्पीड दिया जाता है। अब कैसे, तो आइए सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल देखते हैं। साइक्लोट्रॉन की प्रिंसिपल क्या है, किस तरह से ये काम करते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा आपसे कि इसमें क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं और यूनिफॉर्म भी होते हैं। अब इसमें दो तरह की फील्ड्स हैं। दो पार्ट में मैं इसको लिख देता हूं क्योंकि एक पार्ट में लिखने पर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इसको टू पार्ट्स में लिख लीजिए। प्रिंसिपल का फर्स्ट पार्ट, चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल। अब चार्ज पार्टिकल को आयन भी बोलते हैं और आयन इज एक्सिलरेटेड, इज accelerated in an electric field, in an electric field। कैसे, थोड़ा साइड में आप इसको समझ लीजिए। जैसा कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा कि फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल F इक्वल टू QE। जब फोर्स लगेंगे तो एक्सेलरेशन भी होगा। तो फिर एक्सेलरेशन आपने निकाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसे निकाला, फोर्स बाय मास, फोर्स बाय मास QE बाय M, QE बाय M, वेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। E क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। M क्या है, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किए जाते हैं, मतलब चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेशन दिए जाते हैं। अब एक्सेलरेशन जब होगा तो आपको पता है कि वेलोसिटी बढ़ता है, एंड सो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल की स्पीड, चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ते हैं। कहां बढ़ते हैं, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूसरा पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड का क्या रोल है, तो चार्ज्ड पार्टिकल मूव्स इन uniform circular motion, uniform circular motion
in a uniform magnetic field, uniform magnetic field when velocity, अब ये वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल यानी चार्ज पार्टिकल is perpendicular to the direction of the magnetic field. अब आपने ये भी पढ़ा है इससे पहले के टॉपिक्स जो आप पढ़े हैं। अब यदि आप में से किन्हीं को क्लास मिस किया हो, आपने यदि क्लास नहीं अटेंड कर पाया हो, तो फिर मैं आपको लिंक देता हूं। आपको यूट्यूब पर जो है स्मॉल लेटर में टाइप करिए ठाकुर सर, आपको पीछे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तब मैग्नेटिक फील्ड का रोल देखिए क्या है। द चार्ज पार्टिकल मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चलते हैं, रिवॉल्व्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ट्रैवल्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब कंडीशन है कब चलेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चार्ज पार्टिकल, कब चलेंगे? तो कंडीशन है व्हेन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो आपने पढ़ा है पीछे कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पर यदि वेलोसिटी परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने लगते हैं। अब ये दोनों तरह के फील्ड का यहाँ पर हमने देख लिया कि किसका क्या रोल है, कौन क्या काम करता है। अब इसी पर नजर रखते हुए आप आराम से साइक्लोट्रॉन की वर्किंग को समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। 12 के बोर्ड में ये आते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको पूरा लिखा दूंगा जिससे कि 12 भी आपको कंट्रोल होगा। साथ में कंपटीशन के लिए भी सारी बात हम कर लेंगे। तो देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शन क्या है, साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन साइक्लोट्रॉन में डी जैसा, इंग्लिश लेटर डी जैसा दिखता हुआ दो हॉलो मेटल का बॉक्स होता है, बिल्कुल डी शेप का, डी जैसा दिखता हुआ, इंग्लिश लेटर डी के तरह दिखता हुआ हॉलो, खोखला हॉलो, ये मेटल के बॉक्सेस हैं। अब ये जो बॉक्सेस हैं मेटल के दोनों, ठीक है, थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है, थोड़ा इसको एडजस्ट कर दें, इक्वल साइज का रखेंगे हम। ये ले लिया हमने डी शेप का, थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, इक्वल साइज का रखिएगा। नाउ अब ये डी शेप का ये बॉक्स है, ये प्लेट नहीं है, ये दोनों के दोनों बॉक्स हैं और ये बने हुए हैं नॉन मैग्नेटिक मेटल का, जैसे कॉपर का बना होता है जनरली ये। अब ये बॉक्स में ये जो स्ट्रेट सेक्शन है, स्ट्रेट एज, स्ट्रेट सेक्शन, ये ओपन होता है, मतलब इस बॉक्स से इस बॉक्स में, इस बॉक्स से इस बॉक्स में पार्टिकल आ जा सकता है। तो ये जो स्ट्रेट सेक्शन है ये खुले होते हैं, मतलब कि ऐसे चार्ज पार्टिकल आपका आ जा सकता है। अब ये जो बॉक्सेस हैं ये हाई फ्रीक्वेंसी के अल्टरनेटिंग वोल्टेज वाले सोर्स से जुड़े होते हैं। अब ये जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज के जो सोर्स होते हैं ये जनरली ऑसिलेटर होता है। अब क्या है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले इसको मेंशन कर दें, ठीक है। यहाँ से बॉक्स को दिखा रहे हैं। अब ये है ऑसिलेटर, ऑसिलेटर, दिस इज ऑसिलेटर, ऑसिलेटर है ये। ऑसिलेटर का काम है ये
हाई फ्रीक्वेंसी का अल्टरनेटिंग वोल्टेज पैदा करेगा। अब आप बैटरी में पढ़े हैं कि बैटरी में क्या होता है, एक टर्मिनल प्लस दूसरे टर्मिनल माइनस होते हैं। ऑसिलेटर में भी दो टर्मिनल होते हैं। अब इसमें और इसमें फर्क इतना ही है कि ऑसिलेटर में बैटरी की तरह ये फिक्स नहीं रहता है। एक बार ये जो ऑसिलेटर है इसका वन टर्मिनल पॉजिटिव, अदर टर्मिनल नेगेटिव, फिर थोड़ी देर में इसके दूसरे साइड पॉजिटिव हो जाते हैं, जिस साइड नेगेटिव था उस साइड पॉजिटिव हो जाते हैं, और जिस साइड पॉजिटिव था उस साइड नेगेटिव हो जाते हैं। इसके मतलब ये अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डी को ये चार्ज देता रहता है। पोटेंशियल इसके कभी हाई इसके लो, कभी इसके पोटेंशियल हाई कभी इसके पोटेंशियल लो, मतलब कि अल्टरनेटिवली प्लस तो ये माइनस, फिर ये प्लस तो ये माइनस करता रहता है ये ऑसिलेटर। अब आगे मैं लिखाऊंगा, पहले समझ लीजिए फिर मैं लिखाऊंगा। अब ये जो डी है, डी शेप का है, इसको लोग DEED बोलते भी हैं। इसको मैं D1 नाम रख दे रहा हूं, दिस इज D1। इसका नाम रख दे रहा हूं D2, और इन दोनों को DEED ऐसे इसको बोलते हैं जनरली। अब इसके सेंटर में जिस चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट करना है, यहां सेंटर में उसको इंजेक्ट करा जाता है, सेंटर में चार्ज पार्टिकल को रिलीज करे जाते हैं, यहां पर छोड़े जाते हैं चार्ज पार्टिकल को ला करके। जब चार्ज पार्टिकल को यहां पर ला के छोड़ते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल जो आगे मैं दिखाऊंगा ऐसे चक्कर काटते 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 फाइनली बिल्कुल यहां पर जो है यहाँ पर एक डिफ्लेक्शन प्लेट लगा होता है, यहाँ पर एक डिफ्लेक्शन प्लेट होता है। इस डिफ्लेक्शन प्लेट की मदद से चार्ज पार्टिकल को ऐसे बाहर की तरफ निकाल दिए जाते हैं। चार्ज पार्टिकल जो है ऐसे डिफ्लेक्शन प्लेट की मदद से ये ऐसे बाहर चले जाते हैं, इसलिए इसको एग्जिट पोर्ट कहते हैं। दिस इज एग्जिट पोर्ट, यहाँ से चार्ज पार्टिकल बाहर निकलता है, एंड सो इसका नाम रखा गया एग्जिट पोर्ट। अब चार्ज पार्टिकल यहां से बाहर निकलते हैं, ठीक है, बाद में दिखाएंगे उसको। अब ये पूरी जो असेंबली है, यानी कि ये जो डीज हैं, डीज के साथ में जो डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं, इसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, और साथ में इस पूरे असेंबली को एक चैम्बर में रखते हैं, जिसको कि इवैक्यूएट कर दिए जाते हैं, उसके अंदर से एयर निकाल दिए जाते हैं। क्यों? इसलिए कि जब चार्ज पार्टिकल चलेंगे तो एयर पार्टिकल से टकरा के इधर उधर डिफ्लेक्ट नहीं हो, इसलिए पूरे चैम्बर को इवैक्यूएट कर दिए जाते हैं, जिसमें कि इस सिस्टम को, इस असेंबली को रखा जाता है। अब हम चैम्बर दिखा दे रहे हैं, यहाँ से ये चैम्बर को दिखा ले रहे हैं, फिर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को दिखा लेंगे, ठीक है, ये चैम्बर दिखा रहे हैं, फिर मैग्नेटिक फील्ड को दिखा लेंगे। ये हो गया चैम्बर, ये चैम्बर हो गया। इस चैम्बर में ये वायर लगे हैं, जिससे ऑसिलेटर जो है डी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर का छोटा छोटा ये जगह है। अब ये ऑसिलेटर के दोनों वायर जो हैं डी से जुड़े हुए हैं। अब इस पूरे रीजन में डॉट से हम लोग दिखा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को। डॉट का मतलब आप जान चुके हैं, परपेंडिकुलर अपवर्ड या कहिए आउटवर्ड। तो इस तरह से पूरे रीजन में आउटवर्ड ऐसे पेपर से आउटवर्ड, जो आपका पेपर है उससे आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ये डॉट से हम लोग दिखा रहे हैं। पूरे ही रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से पूरे रीजन में डॉट से दिखा देंगे मैग्नेटिक फील्ड को। पूरे ही रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है,
these dots denotes magnetic field in whole region. ये डॉट से मैग्नेटिक फील्ड को हम दिखा रहे हैं in whole region. Magnetic field outward the paper, outward the paper. मैग्नेटिक फील्ड है ये डॉट्स. मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये दिखा दिया हमने. डॉट से पूरे में मैग्नेटिक फील्ड को दिखा दिया. ठीक है, क्लोज थोड़ा दिखा देंगे एग्जाम में. अब जिस आयन को चलाना है हमें, जिस आयन को एक्सलरेट करना है, उस आयन को मिडिल में जो ये जो असेंबली है, इस असेंबली के मिडिल में, सेंटर में, ये 2D के बीच में जो गैप है, इस गैप के सेंटर में, चलिए मैं यहां सेंटर एज्यूम कर रहा हूं, इस सेंटर में दिस इज सोर्स ऑफ आयन, जिसका काम है यहां पर गिवन आयन को रिलीज करना. चलिए अब थोड़ा कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, फिर उसके बाद में फिर इसको लिखते चलेंगे हम लोग. अब कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले इसकी बात करें. इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेमी सर्कुलर hollow boxes, D1 and D2, D1 and D2 made of non-magnetic metal. For example, copper. Boxes are called Ds, Ds boxes को Ds बोलते हैं. due to their shape like लेटर डी, जो इंग्लिश लेटर डी है उसके जैसा बॉक्सेस जो है वो दिखते हैं. बॉक्स की जो शेप है डी जैसा है, इसलिए डी नाम रख दिया गया. लाइक डी बॉक्सेस, या कहिए डीज बॉक्सेस आर ओपन एट देयर straight sections. straight section ये हो गया. this is straight section. यहाँ पर बॉक्सेस खुले हुए हैं. both, अब बॉक्सेस को डीज बोल रहा हूं, ठीक है ना. बॉक्सेस बोल रहे हैं, डीज बोल सकते हैं आप इसको. both डीज यानी बॉक्सेस आर connected with a high frequency source of alternating voltage. और इसको हम लोगों ने ओसिलेटर से दिखा रखा है, ओसिलेटर बोल रखा है. ओसिलेटर, आप डायरेक्ट ओसिलेटर भी बोल सकते हैं. हाई फ्रीक्वेंसी ओसिलेटर इज कनेक्टेड विथ बोथ द डीज बोल सकते हैं. अब ओसिलेटर का जैसा कि हमने आपको काम बताया कि ओसिलेटर क्या करता है कि अल्टरनेटिवली एक बार D1 को पॉजिटिव D2 को नेगेटिव कर देता है, फिर D2 को पॉजिटिव D1 को नेगेटिव कर देता है. यानी अल्टरनेटिवली पोटेंशियल हाई लो अल्टरनेटिवली ये ऑसिलेटर करता रहता है. ठीक है, और अल्टरनेटिवली ये पोटेंशियल को पॉजिटिव नेगेटिव जो ऑसिलेट कराता है. इससे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट करते हैं. इस गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगा. क्यों?
जैसा कि आप पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हॉलो मेटालिक बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हॉलो मेटालिक बॉक्स के अंदर नहीं जाता है। एंड सो जब ये मेटल डी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर की तरफ होगा। वहीं पर जब ये पॉजिटिव होगा और T1 नेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएंगे। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे पीछे ऑसिलेट करता है इन द गैप बिटवीन टू डीज। तब ये ऑसिलेटर को हमने देख लिया। अब थोड़ी सी ऑसिलेटर का फंक्शन भी बता देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द gap between two these oscillates। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऑसिलेट करते हैं ड्यू टू which charged particle is continuously accelerated and charge particles are कर देते हैं, charge particles are continuously accelerated and their speed goes on increasing, और इनके स्पीड बढ़ते रहते हैं, goes on increasing, बढ़ते चले जाते हैं। और वहीं पर जब बहुत अधिक हाई स्पीड हो जाते हैं तो फिर वहां पर ये है डिफ्लेक्शन प्लेट की मदद से चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करा के बाहर निकाले जाते हैं। यहाँ से बाहर निकलेंगे, ये एग्जिट पोर्ट है, एग्जिट होल है ये, यहाँ से चार्ज पार्टिकल बाहर निकलेंगे। ठीक है, दिस इज एग्जिट पोर्ट। तो फिर मेंशन कर दें, और डिफ्लेक्शन प्लेट हेल्प्स द चार्ज्ड पार्टिकल, या आयन बोल सकते हैं, आयंस बोल सकते हैं, हेल्प्स द आयन में बोल देता हूं, आयंस टू गो आउट भाया एग्जिट पोर्ट। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात बता दें। मैग्नेटिक फील्ड जो बताए हैं, मैग्नेटिक फील्ड is outward in the whole region of the days। ठीक है, आउटवर्ड बाहर की तरफ, या आउटवर्ड द पेपर भी बोल सकते हैं, आउटवर्ड द पेपर इन द होल रीजन। ठीक है, पूरे रीजन में पेपर से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट से दिखाए हैं, डिनोटेड बाय डॉट्स, डॉट से दिखा दिए हैं। चलिए, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब वर्किंग की बात करते हैं, कैसे चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ता है, किस तरह से स्पीड बढ़ा है। थोड़ा सा हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड लिए हैं डॉट से दिखा रखे हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड को भी थोड़ा सा इशारा कर दें। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, पूरे में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। आइए अब वर्किंग देखते हैं कैसे ये काम करता है, किस तरह से काम करते हैं। जिस पॉजिटिव आयन को हम एक्सेलरेट करना चाह रहे हैं, सपोज यहां पर उसको रिलीज किया इस सोर्स ने
सेंटर में रिलीज किया, ठीक है, जो ये असेंबली है इसके सेंटर में रिलीज करा गया। अब यहां से चार्ज पार्टिकल निकलेंगे, किसी एक डी को इस समय आप हाई पोटेंशियल पर यानी कि पॉजिटिव सपोज करिए, किसी दूसरे डी को आप लो पोटेंशियल पर यानी कि नेगेटिव सपोज करिए, क्योंकि ऑसिलेटर क्या करता है, जैसा कि हम लोग जान लिए ऑसिलेटर का काम है पॉजिटिव नेगेटिव करना। अब किधर से शुरू करें यह आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए मैं मानता हूं इनिशियली D2 इज पॉजिटिव, D1 इज नेगेटिव, तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल जैसे ही पॉजिटिव आयन को यहां पर रिलीज करेंगे ये ऐसे आगे बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर एंड सो सीधे जाने नहीं देगा ये मैग्नेटिक फील्ड, इसको घुमा देगा ऐसे सर्कल में। अब ये ऐसे सर्कल में घूमते हुए अब देखिए कि एंटर कर रहा है डीज के अंदर, तो ऐसे चक्कर लगाते हुए सर्कल में आया। अब यहां से ये डी, ये जो डी है इसके अंदर ये एंटर कर रहा है। अब ये जो यहां से एंटर करेगा, तब जैसे ही एंटर करेगा ड्यू टू परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर मोशन होगा डी के अंदर। तो इस डी के अंदर सर्कुलर मोशन होगा और आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि रेडियस सर्कल का बढ़ता जाएगा, स्पीड बढ़ते जाएंगे, रेडियस भी बढ़ता जाएगा। लेकिन एक बहुत अच्छाई है इसके पास में, वो क्या है, कितना भी रेडियस बढ़ जाएगा टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन चार्ज पार्टिकल का नहीं बदलता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन जो है चार्ज पार्टिकल का, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन चार्ज पार्टिकल का, ये नहीं बदलते हैं। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन सर्कुलर मोशन में नहीं बदलता है। अब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से अंदर घुस रहा है D1 में। अब D1 में जो अंदर गया तो फिर ये ऐसे चक्कर लगाते हुए सेमी सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हुए और T/2 टाइम में, T/2 टाइम यानी कि टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन का टाइम T, उसके हाफ टाइम में ये हाफ सर्कल सेमी सर्कल चार्ज पार्टिकल एक डी में चलते हैं, एक डी में ऐसे चल के फिर आवेगा इस गैप में। तो चलिए पहले इतनी बात को समझ लें, लिख लें, फिर आगे गैप की बात करेंगे। पॉजिटिव आयन और पॉजिटिवली चार्ज्ड particle, for example proton is released at the center S of the system at the instant of time when the D1 is negative, या लिखिए नेगेटिवली चार्ज्ड, इज नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड। अब हम चाहे तो इसको पॉजिटिव भी सपोज कर सकते हैं इनिशियली, ये हम पर डिपेंड करता है किसको पहले पॉजिटिव बोलें, किसको पहले हम नेगेटिव बोलें। बिकॉज ऑसिलेटर तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से प्लस माइनस अल्टरनेटिवली कर रहा है, तो फिर आप किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव इनिशियली सपोज कर सकते हैं। तो हमने लिया कि अब पॉजिटिव आयन यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, फॉर एग्जांपल हमने प्रोटॉन सपोज कर लिया है,
इज रिलीज एट द सेंटर एस। सेंटर एस जो है इस सिस्टम का सेंटर है। इस सिस्टम सेंटर एस ऑफ द सिस्टम एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम, उस क्षण पर, एक क्षण पर, when the D1 is negatively charged, then the ion moves in the D1 in semi-circular path due to the perpendicular uniform magnetic field B in time t/2, where t is time period of revolution of the ion। थोड़ी सी इस बात पे गौर कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जो सेमी सर्कुलर पाथ पे D1 में चला है आयन, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो चले हैं, क्यों चले हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि वेलोसिटी यदि परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। एंड सो यहां से यहां तक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो वही हमने मेंशन करा है, क्या मेंशन करा है कि अ पॉजिटिव आयन और अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, फॉर एग्जांपल प्रोटॉन, इट रिलीज किया, छोड़ा गया, कहां? एट द सेंटर एस ऑफ द सिस्टम एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन द D1 इज नेगेटिवली चार्ज, या ये भी बोल सकते हैं, लेट अस सपोज D1 इज नेगेटिवली चार्ज्ड, देन द आयन मूव्स in D1 in semicircular path, आधे सर्कुलर पाथ में चलते हैं पॉजिटिव आयन ड्यू टू द परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बी से डिनोट किए हैं, पहले भी किए हैं, फिर से मैंने कर दिया है। आप चाहें तो वेक्टर भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। इन टाइम t/2, अब t/2 टाइम हाफ सर्कल का टाइम, क्यों? तो t इज टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द आयन, जो आयन चक्कर लगाता है तो उसकी टाइम पीरियड, एक चक्कर का टाइम पीरियड बोलते हैं। तो वन रिवोल्यूशन के टाइम t टाइम पीरियड हो गया, हाफ रिवोल्यूशन हुआ तो फिर टाइम पीरियड के हाफ t/2 टाइम। अब जैसा कि हम जान चुके हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेटालिक बॉक्स के अंदर नहीं होते हैं, ओनली मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है। अब ये जो चार्ज पार्टिकल बाहर निकलेंगे तो पहले हम इससे पहले थोड़ा टी का पता लगा लें और किस फ्रीक्वेंसी से चार्ज पार्टिकल आपका चक्कर लगा रहा है, इस फ्रीक्वेंसी को थोड़ा पता लगा लें पहले हम, फिर आगे की बात करेंगे। तो आइए लेते हैं सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन। एंड सो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल निकालेंगे हम लोग। चलिए निकालते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द आयन is given by QVB इक्वल टू, अब जैसा कि आप पढ़े हैं सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पीछे जो आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं QVB चार्ज पार्टिकल पे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगते हैं, Q चार्ज पार्टिकल के चार्ज, V स्पीड, B मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन
mv स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ से हमें निकालना है t, टाइम पीरियड निकालना है और फ्रीक्वेंसी निकालना है। चलिए एक v को सॉल्व करते हैं और इसकी जरूरत हमें दोबारा भी आने वाला है, तो इसको इक्वेशन 1 सपोज भी कर लेते हैं। तब v को सॉल्व कर दिया हमने, एक v को कैंसिल कर दिया। नाउ अब यहाँ से q इंटू बी इक्वल टू एम, v के जगह ओमेगा इंटू आर लिख लें, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। तो ओमेगा इंटू आर, v को लिख लिया, अपॉन आर, आर से आर कैंसल। नाउ q इंटू बी एम, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, ओमेगा 2 पाई बाई टी। अब यहाँ से t निकाल लें हम लोग, क्या हो जाएगा 2 पाई m अपॉन क्यू बी। इसको इक्वेशन 2 सपोज कर रहे हैं। अब फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, इसको मैं न्यू सी से डिनोट कर रहा हूं। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, इसलिए सी फॉर साइक्लोट्रॉन, न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन न्यू सी कॉल्ड, जिसको कहते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इज। अब ये जो फ्रीक्वेंसी होगा, जैसा कि आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी इज 1 बाई टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड आप निकाल रहे हैं, नहीं यदि डायरेक्ट आप फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू लिख लीजिए, फिर आप जो है निकाल लीजिए फ्रीक्वेंसी। नाउ यहाँ से हमें निकल जाएंगे 1 बाई टी, तो फिर दिस इज इक्वल टू न्यू सी इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। अब देखिए कि ये जो हमने निकाला फ्रीक्वेंसी, अब ये फ्रीक्वेंसी क्या देख रहे हैं कि ये रेडियस पर डिपेंडेंट नहीं है, ये टाइम पीरियड रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये जो देख रहे हैं कि ये रेडियस से, स्पीड से इंडिपेंडेंट है। तो यही बहुत ही अच्छा ही है साइक्लोट्रॉन में कि जब चार्ज पार्टिकल चक्कर लगाते हैं तो उसके टाइम पीरियड, उसके फ्रीक्वेंसी जो है स्पीड पर, रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है। अब बच्चों, अब ये जो चार्ज पार्टिकल हैं, अब ये आएंगे गैप में। अब यहीं पर फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना होगा हमें। इस फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके, जो फ्रीक्वेंसी है इसको एडजस्ट करेंगे और फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके फिर यहाँ पर साइक्लोट्रॉन में हम लोग क्या करते हैं कि जितने टाइम में हाफ रिवोल्यूशन करता है चार्ज पार्टिकल, उतने ही टाइम में ऑसिलेटर को चाहिए कि पोलैरिटी इंटरचेंज कर दे, यानी इधर नेगेटिव है अभी तो फिर इधर पॉजिटिव हो जाए, इधर अभी पॉजिटिव था तो इधर नेगेटिव हो जाए। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो है मोशन के डायरेक्शन में, चार्ज पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन में काम करेगा, तो वेलोसिटी बढ़ावेगा, एक्सेलरेशन देगा। तो फिर एडजस्टमेंट, फ्रीक्वेंसी के एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। द frequency nu a of applied voltage is adjusted such that nu a equal to nu c, then cyclotron is in condition of resonance। अब देखिए कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, छोटे से 1 मार्कर आते रहते हैं एग्जाम्स में। तो ये जो रेजोनेंस का कंडीशन है, यही है रेजोनेंस की कंडीशन। न्यू ए इक्वल टू न्यू सी, अप्लाइड वोल्टेज यानी कि ऑसिलेटर जो वोल्टेज अप्लाई करता है उसकी पोलैरिटी चेंज होने की जो फ्रीक्वेंसी है न्यू ए, या कहिए सीधे ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है न्यू ए है, एंड न्यू सी हो गया चार्ज पार्टिकल जो चक्कर लगा रहा है, रिवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी। दोनों को जब इक्वल करे जाते हैं देन अब दोनों जब इक्वल हो जाते हैं तो फिर इस समय जो पोलैरिटी चेंज होने का टाइम है
ये हाफ सर्कल का टाइम हो जाता है। देन टाइम in which polarity of days is reversed is same as time in which the iron moves in semi circular path in a day। चलिए बच्चों, तो ये है मैकेनिज्म। क्या हुआ? देन साइक्लोट्रॉन, पहले तो साइक्लोट्रॉन को इज इन रेजोनेंस, इन कंडीशन ऑफ रेजोनेंस बोला हमने। अब क्या होगा इस समय? तो देन टाइम इन व्हिच पोलैरिटी ऑफ डीज इज रिवर्स्ड, वो टाइम जितने टाइम में डीज की पोलैरिटी उल्टे हो जाते हैं, इज सेम हो जाते हैं। किस टाइम के? एज टाइम, उस टाइम के सेम हो जाते हैं। इन व्हिच द आयन मूव्स इन सेमी सर्कुलर पाथ इन अ डी, जितने टाइम में सेमी सर्कुलर पाथ पर एक डी में चार्ज पार्टिकल चलते हैं। तो अब D2 हमारा हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि चार्ज पार्टिकल अब गैप में इंटर करने वाला है। लेकिन अब यहां पर भी एक छोटी सी बात है, वो क्या है? एज soon as the ion comes at the straight edge of D1, जो ही चार्ज पार्टिकल D1 के स्ट्रेट एज यानी स्ट्रेट किनारे पे पहुंचता है, then D2 becomes negatively charged by the oscillator की मदद से नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, एंड an electric field in the gap between two days is in direction of velocity of the ion, due to which the ion accelerates। जब ये नेगेटिव हो जाएंगे और ये पॉजिटिव हो जाएंगे, तो पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ पोलैरिटी रिवर्स हो जाएंगे। जब अब ये नेगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे एट द सेम टाइम, एंड सो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया अब इधर के तरफ और वेलोसिटी भी है इधर के तरफ। तो जब सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे, तो क्या होगा? स्पीड बढ़ेगा, एक्सेलरेशन होगा, और आगे मैं आपको दिखा दूंगा रेडियस भी बढ़ते जाएंगे, और फाइनली स्पीड जब बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर ये जो चार्ज पार्टिकल है डिफ्लेक्शन प्लेट की मदद से डिफ्लेक्ट होकर के ऐसे ये बाहर निकल जाएंगे। चलिए इस बात को मेंशन कर दें। द आयन वेलोसिटी एंड ऑफ द आयन ड्यू टू व्हिच द आयन एक्सेलरेट्स एंड इट्स speed increases further more, और आगे स्पीड इंक्रीज होता है
नाउ अब ये प्रोसेस बार बार रिपीट होगा, सेम प्रोसेस इज रिपीटेड टाइम एंड अगेन, इसको मेंशन कर दें, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हम देख रहे हैं, जो वर्किंग हम देख रहे हैं, एक बार हम लोगों ने इसमें चलाया आयन को, दोबारा इसमें चलाए, अब दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टाइम एंड अगेन, बार बार ये रिपीट होता है, टाइम एंड अगेन, एंड speed kinetic energy of charged particle या आयन बोले, charged particle becomes very high at that instant of time, radius of the circular path of the ion becomes large and approximately equal to radius of one of the d, radius of 1d लिख दीजिए, एक d के रेडियस के इक्वल हो जाते हैं। तो स्पीड जब बढ़ते हैं, जो इक्वेशन ऊपर निकाले हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 2 आप वहां से फील कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से फील कर सकते हैं कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेंगे रेडियस भी बढ़ेगा, और स्पीड बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेंगे चार्ज पार्टिकल के। तो फिर दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, जैसे एक बार चला एक डी में, रेडियस बढ़ा, दूसरे डी में चला और रेडियस बढ़ा, इस तरह से रेडियस बढ़ते चले जाते हैं, स्पीड बढ़ते चले जाते हैं, एंड काइनेटिक एनर्जी बिकम्स वेरी हाई एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब समय के उस क्षण पर, जिस समय की काइनेटिक एनर्जी बहुत बड़ा हो गया, स्पीड बहुत बड़ा हो गया, उस समय क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ द आयन, जो आयन की सर्कुलर पाथ का रेडियस है, बिकम्स लार्ज, बड़ा हो जाता है, एंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रेडियस ऑफ 1d। अब रेडियस ऑफ 1d को मैं कैपिटल R लिख दे रहा हूं, रेडियस ऑफ 1d इज कैपिटल R। अब इस समय कितना होगा स्पीड, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, थोड़ा इसको निकालते हैं। तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन यूज करिए, तो वी हैव Q, स्पीड को अब मैं कैपिटल V बोल रहा हूं, इस समय जो लार्ज स्पीड है इसको कैपिटल V बोल दिया, QVB सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज m v स्क्वायर, रेडियस इस समय कैपिटल R है। अब चलिए इसको सॉल्व करके और V निकालते हैं, ठीक है, V निकालते हैं। अब देखिए यहाँ से फिर आप फील कर सकते हैं कि जब भी V बड़ा होगा R भी बड़ा होगा, बिकॉज ये सारे टर्म तो कांस्टेंट हैं, ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, एंड सो V और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो V बढ़ने से R बढ़ता है, रेडियस बढ़ता है, और रेडियस बढ़ते बढ़ते बिल्कुल एकदम D के आउटर एज के नजदीक चला जाता है चार्ज पार्टिकल, और उसके बाद इसको रास्ता मिल जाता है, एग्जिट पोर्ट मिल जाता है, तो यहाँ से डिफ्लेक्शन प्लेट की मदद से बाहर निकाल दिए जाते हैं चार्ज पार्टिकल को। अब इसमें हमें यहाँ पर भी निकाल के दिखाना है, काइनेटिक एनर्जी निकाल के दिखाना है हमें, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ से, V इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन
upon m. Now kinetic energy equal to charge particle की kinetic energy half mv square equal to half mv का square. कैपिटल V है इस समय स्पीड. mv स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर. एक m कैंसिल हो गया हमारा, ये आ गया हाफ q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाई m. अब देखिए क्लियरली यहाँ से भी दिख रहा है वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. तो जब रेडियस बहुत बड़ा हो गया, वेलोसिटी बहुत बड़ा हो गया, या वाइस वर्सा स्पीड बहुत बड़ा हो जाएगा, रेडियस बहुत बड़ा हो जाएंगे, एंड सो चार्ज पार्टिकल बिल्कुल आउटर एज के नजदीक पहुंचेगा और फिर एग्जिट पोर्ट से बाहर निकलेगा. काइनेटिक एनर्जी आल्सो वेरी लार्ज. मेंशन कर दीजिए एट दिस स्टेज, इस समय जब बहुत बड़ा है, काइनेटिक एनर्जी स्पीड बहुत बड़ा है, एट दिस स्टेज एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल या कहिए आयन चार्ज पार्टिकल इज वेरी लार्ज. अब इसको यहां से डिफ्लेक्ट करे जाएंगे. वेरी लार्ज, द आयन इज near the outer edge of the D, near the outer edge, बाहरी किनारा जो D का है वहां पर आ चुका है आयन. the iron is near the outer edge of the D where the iron is deflected by a magnetic field and it leaves the system via an exit slit यानी कि होल, पोर्ट, एग्जिट स्लिट, via an exit slit. अब यहाँ से ये जो चार्ज पार्टिकल बाहर निकला है, थोड़ा इसका भी नेमिंग कर दें. दिस इज चार्ज्ड पार्टिकल. ये है हमारा चार्ज्ड पार्टिकल जो बाहर आया है. ये है हमारा हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल. चलिए, तो फिर एट दिस स्टेज एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज वेरी लार्ज, काइनेटिक एनर्जी इज वेरी लार्ज, स्पीड इज वेरी लार्ज. द आयन इज नियर द आउटर एज, बिल्कुल किनारे वाले जो बाहरी किनारा है यहाँ तक आ गया है आयन. अब इसको एक मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्शन प्लेट की मदद से लाते हैं, जिससे कि डिफ्लेक्ट करके चार्ज पार्टिकल को बाहर निकाल दिए जाते हैं. चलिए इस बात को थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं हम लोग. ऐसे ये घूम करके ये आया है, ऐसे ये चला गया, ये ऐसे, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे चले गए हैं बाहर. अब ये था हमारा वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन. और कोई भी जो मशीन होता है, कुछ उसके जो लिमिटेशंस होते हैं, उसके यूजेस होते हैं, थोड़ी उसकी जानकारी हमें देना होता है. चलिए क्या है इसके यूजेस, क्या है इसके लिमिटेशंस, इसकी बात करें हम. तो पहले यूजेस की बात कर लें, फिर लिमिटेशन की बात कर लेंगे. यूजेस, साइक्लोट्रॉन की यूजेस क्या है? इट इज यूज्ड नंबर 1 to give large energy to charged particles to bombard
या कहिए स्ट्राइक, टू बम्बार्ड यानी कि मारने के लिए, टू बम्बार्ड न्यूक्लियाई फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन, और न्यूक्लियर रिएक्शन कराने के लिए न्यूक्लियस को मारे जाते हैं। तो उसमें जो है लार्ज एनर्जी की चार्ज पार्टिकल, लार्ज स्पीड में चलता हुआ चार्ज पार्टिकल चाहिए, क्योंकि एटम में न्यूक्लियस के बाहर जो है ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो स्क्रीन बना रखे हैं, किसी पार्टिकल को अंदर जाने नहीं देता है। लार्ज स्पीड होगा तो फिर एटम के अंदर जाके न्यूक्लियस को स्ट्राइक कर सकता है, हिट कर सकता है पार्टिकल। एंड सो साइक्लोट्रॉन की मदद से लार्ज स्पीड, लार्ज एनर्जी देते हैं टू गिव लार्ज एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो एंड लार्ज स्पीड भी लगा दें, एंड लार्ज स्पीड ये भी लिख लें। ठीक है, नाउ नंबर टू टू इम्प्लांट suitable ions in a solid to modify its properties। तो सॉलिड होते हैं, उसके प्रॉपर्टी को बदलने के लिए, जैसे सॉलिड को हार्ड करना है, सॉलिड को सॉफ्ट करना है, तो कुछ आयंस उसके अंदर में डाल करके आप उसके प्रॉपर्टी को बदल सकते हैं। तो इम्प्लांट सुटेबल आयन, जो सुटेबल आयन है उसको इम्प्लांट करते हैं, मतलब कि डालते हैं सॉलिड के अंदर उसकी प्रॉपर्टी को बदलने के लिए, सॉलिड की प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए, बदलने के लिए। नंबर थर्ड, टू प्रोड्यूस radioactive substances in hospitals for diagnosis and treatment। जैसे कैंसर के इलाज होता है, कीमोथेरेपी, उसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की ज़रूरत होता है, तो फिर वहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस तैयार किए जाते हैं इसी की मदद से, साइक्लोट्रॉन की मदद से आइसोटॉप्स बनाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बनाए जाते हैं, जिससे कि ट्रीटमेंट होते हैं कैंसर की। अब लिमिटेशंस, कुछ इसकी लिमिटेशन को जान लें। लिमिटेशंस नंबर 1, सबसे पहली बात तो जो साइक्लोट्रॉन है उसमें जो चार्ज पार्टिकल को आप एक्सेलरेट करते हैं, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन करने का एक लिमिट भी होगा। क्या लिमिट होगा? तो चलिए, इसमें ज़्यादा स्पीड जब चार्ज पार्टिकल के होंगे तो वहाँ पर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं रहेंगे। तो मेंशन कर दीजिए, एट large speed mass of a particle is not constant। और हम लोगों ने मास को कांस्टेंट सपोज करके साइक्लोट्रॉन की स्टडी किया है। तो एट लार्ज स्पीड मास ऑफ अ पार्टिकल इज नॉट कांस्टेंट due to relativistic effect मतलब कि आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसकी अकॉर्डिंगली जो स्पीड है वो यदि बढ़ता है तो मास भी बढ़ जाते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहता है तो मास ऑफ पार्टिकल इज नॉट कांस्टेंट, सो frequency is not constant। तो जब मास बढ़ जाएंगे हाई स्पीड पर, लार्ज स्पीड पर, तो फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। नेक्स्ट, it cannot be used to accelerate लाइट, यानी हल्का कम मास वाला लाइट एलिमेंटरी
particles, light elementary particles, for example ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन को आप इससे एक्सलरेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज ड्यू टू इट्स स्मॉल मास frequency required is unusually high, मतलब कि अस्वाभाविक ढंग से, unusually high मतलब कि जो आप यूज नहीं कर सकते हैं, जिसको कि आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे, प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, unusually high, ठीक है। अस्वाभाविक हाई, अस्वाभाविक ढंग से बहुत हाई, यूजुअली हाई रिक्वायर्ड। नंबर 3 कर दीजिए ब्रैकेट में, ऐसे थोड़ा सा दे दें, गीगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज का मतलब होता है दिस इज 10⁹9 हर्ट्ज। ये बहुत बड़ा फ्रीक्वेंसी हो गया। नॉट इजी टू मेंटेन दिस फ्रीक्वेंसी। नंबर 3, it cannot be used to accelerate neutral particle को आप इससे एक्सलरेट नहीं कर सकते हैं। एक और लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड cannot be uniform in large region of 2Ds। Ds बड़े बड़े होते हैं, तो जो बड़े Ds होते हैं उतने बड़े रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को आप यूनिफॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी है कि बहुत ही कम रीजन में यूनिफॉर्म होता है। चलिए बच्चों, साइक्लोट्रॉन की स्टडी कर ली हम लोग। अब आगे जो है हम लोग फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।